दोस्तों पिछले 48 घंटे में बहुत कुछ हो गया है। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अब ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए पाकिस्तान में अपना डेलीगेशन नहीं भेजेगा। Media is now reporting that no Iranian delegation is currently in Pakistan or any talks with the United States are going to take place until attacks on Lebanon have been जी हाँ दोस्तों, ईरान अब आगे कोई भी बातचीत करने को रेडी नहीं है। साथ ही ये अपडेट भी आई है कि यूएस से पाकिस्तान जाने वाले डेलीगेशन में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का भी नाम नहीं है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। यानी बवाल प्रो मैक्स लेवल का होने वाला है। इससे पहले दोस्तों, ईरान और यूएस के बीच सीज फायर के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल और हिजबुल्ला के बीच 10 दिनों के ट्रूस की बात कही थी। इसके दबाव में आकर ईरान ने शुरुआत में कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों का रास्ता खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ट्रंप ने कहा है कि अब हम पूरा रास्ता बंद कर देंगे। इसके बाद न सिर्फ क्रूड ऑयल के ग्लोबल प्राइसेस में तेजी देखी गई, बल्कि पाकिस्तान के तो करंट खड़े हो गए। अब यहाँ से चीजें कहाँ जाएंगी, आइए इस बारे में बात करते हैं। Talking to them, they wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. दोस्तों 16 तारीख को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल और हिजबुल्ला के बीच ट्रूस यानी वॉर रोकने की बात कही थी, लेकिन काफी हद तक ये बातें कागजी साबित हुई। हालांकि शुरुआत में ईरान ने इशारे दिए थे कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रेड जहाजों का रास्ता खोल देगा, लेकिन पर्दे के पीछे टेंशन कम नहीं हुआ। इस डिक्लेरेशन का सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ा, जहां तेल की कीमतों में भारी इंस्टेबिलिटी देखी गई। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इस दिखावे की शांति के पीछे ट्रंप की सोची समझी स्ट्रेटेजी है, जिससे मार्केट को वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके। 17 अप्रैल तक इस वॉर के इफेक्ट ने पाकिस्तान की भी कमर तोड़ दी। पाकिस्तान की टूटी कमर तो मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की टूटी कुछ और चीज है। गैस और एनर्जी की सप्लाई को रोकने के कारण पाकिस्तान में पावर क्राइसिस खड़ा हो गया है। देश के मेन शहरों में 15-15 घंटे तक की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, यानी कि लाइटें कट रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। और एनर्जी बचाने के लिए सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान के लोग इस तबाही के लिए अपने मिलिट्री लीडरशिप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिनमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गलत पॉलिसी को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिन्होंने ईरान के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को इस दलदल में धकेला है। दोस्तों 18 अप्रैल को कंडीशन तब और बिगड़ गई जब ईरान ने सीज फायर के वादे से पलटते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया। ईरान का आरोप था कि अमेरिका ने अपनी नेवी घेराबंदी हटाई नहीं है। इसी दौरान ईरान ने कुछ जहाजों पर भी हमला करने की कोशिश की, जिन्होंने वहां से निकलने का प्रयास किया था। अब इसके बाद से भारत जैसे देश भी ईरान से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तू कर क्या रहा है। Were deeply disturbed by this, and we contacted the Iranian authorities and conveyed to them our very deep concern at this development. भारत सरकार ने ईरान की इस हरकत पर कड़ा स्टैंड लिया और इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत दिल्ली में मौजूद ईरान के राजदूत को ऑफिस बुलाया और बड़े सख्त शब्दों में उन्हें चेतावनी दी। भारत ने क्लियरली कहा है कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने ईरान से सवाल भी पूछा कि जब उनके विदेश मंत्री ने वादा किया था कि वो बिजनेस वाले जहाजों को नहीं रोकेंगे, तो फिर उनकी सेना ने भारतीय जहाजों पर अटैक क्यों किया। भारत के इस सख्त रवैये और ग्लोबल प्रेशर की वजह से ईरान की सरकार घबराई और बचाव में ये कहने लगी कि हमला उनकी मर्जी से नहीं हुआ था और उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी। इस पूरी बात से ये साफ हो गया कि ईरान के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ की सरकार कुछ और बोल रही है और वहाँ की सेना अपनी मर्जी से कुछ और ही कर रही है। भारत ने इस मौके पर दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि वो अपनी जरूरतों और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी देश के सामने झुकने वाला नहीं है। भारत ने अमेरिका और दूसरे देशों के साथ मिलकर अपने जहाजों के लिए एक सुरक्षित रास्ता तैयार करवाया, ताकि तेल और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई न रुके। भारत की समझदारी और सख्त कूटनीति ने ईरान को ये समझा दिया है कि अगर वो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे पूरी दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाएगा। सबसे बड़ा ब्लंडर ये है दोस्तों कि ईरान पाकिस्तान को साथ लेकर फंस चुका है। ईरान और पाकिस्तान का ये कोलिशन जियोपॉलिटिकल रूप से बेहद कमजोर बुनियाद पर टिका हुआ दिखता है। पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे फाइनेंशियल दौर से गुजर रहा है, जहां वो पूरी तरह से इंटरनेशनल कर्ज और विदेशी मदद पर निर्भर है। ऐसे में ईरान का एक ऐसे देश पर भरोसा करना जो खुद अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ही है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ईरान को उम्मीद थी कि पाकिस्तान उसे मिलिट्री या डिप्लोमेटिक हेल्प देगा, लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल हालात इतने खराब हैं कि वो ईरान के लिए केवल एक एक्स्ट्रा बोझ बनकर रह गया है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां ईरान में बवाल मचा हुआ है, आग लगी पड़ी है, वहीं पाकिस्तान भी बुरी तरह से झुलस रहा है। हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान में इस समय इतना बड़ा संकट है कि पूरे देश में भारी लोड शेडिंग हो रही है। अप्रैल 2026 की कंडीशन के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 12 से 16 घंटे तक बिजली कट रही है, जबकि बड़े शहरों में भी 3 से 8 घंटे की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का सबसे बड़ा कारण इंटरनेशनल लेवल पर एनर्जी की कमी और बढ़ती कीमतें हैं। खासकर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से गैस की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा बांधों में पानी का लेवल कम होने से बिजली का प्रोडक्शन भी काफी गिर गया है। हालात को संभालने के लिए वहां की सरकार ने शाम 5 बजे से रात 1 बजे के बीच पीक रिलीफ स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसके तहत रोजाना औसतन 2.5 घंटे की ऑफिशियल कटौती की जाती है, ताकि बिजली के रेट और ज्यादा न बढ़ें।
हालांकि कराची जैसे कुछ शहरों को फिलहाल इस कटौती से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन हालत इतनी गंभीर है कि सरकार ने दफ्तरों में हफ्ते में केवल 4 दिन काम करने और स्टाफ की संख्या कम करने जैसे कड़े कदम उठाए हैं। जब तक ईंधन की सप्लाई नॉर्मल नहीं होती तब तक लोगों को इस भीषण लोड शेडिंग से राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। इतना ही नहीं, तेल की कमी और बढ़ती कीमतों की वजह से वहां की PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग पर भी असर पड़ा है। कई जगहों पर लोगों की पहुंच कम हो गई है और मैनेजमेंट को भीड़ कंट्रोल करने के लिए सख्त फैसले लेने पड़े हैं। सरकार ने कई जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्पेंड कर दिया है और पाकिस्तान की जनता अब अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कोस रही है। उनकी इन्हीं स्ट्रेटेजिक गलतियों ने पाकिस्तान को न सिर्फ ईरान US तनाव के बीच फंसाया है, बल्कि देश को दिवालियापन की कगार पर भी ला खड़ा किया है। आसिम मुनीर अमेरिका का दरबान बनकर ईरान वालों को अपने आप बुला रहा है और US के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है। अब जब ईरान फंस गया है तो ये फायदा का सौदा भी नहीं रहा, क्योंकि बिना पैसे के अमेरिका तेल देगा नहीं और ना ही उनसे कर्ज मिल पा रहा है, क्योंकि पिछला कर्ज चुकाया नहीं गया है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान गंभीर पावर क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, दूसरी ओर भारत ने इस ग्लोबल संकट के बीच अपनी जरूरतों को बहुत ही समझदारी से संभाला है, जिसे एक्सपर्ट्स एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी कह रहे हैं। भारत सरकार ने समय रहते भांप लिया था कि दुनिया के झगड़ों की वजह से खाद और क्रूड की किल्लत हो सकती है। इसलिए भारतीय किसानों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने फर्टिलाइजर्स का भारी स्टॉक पहले ही जमा कर लिया था। इससे न केवल हमारी खेती सुरक्षित रही, बल्कि देश में अनाज की कमी होने का खतरा भी टल गया, जो किसी भी देश की मजबूती के लिए सबसे जरूरी होता है। एनर्जी के मोर्चे की बात करें तो भारत ने अपनी कूटनीति का लोहा मनवाया। अमेरिकी सैंक्शंस और इंटरनेशनल दबाव के बावजूद भारत ने अपने पुराने मित्र ईरान के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी और वहां से तेल की सप्लाई को सुरक्षित रखा। भारत ने अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखा और ये सुनिश्चित किया कि देश के भीतर पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रहे। इस स्ट्रेटेजिक फैसले की वजह से भारतीय इकोनॉमी पर ग्लोबल इन्फ्लेशन का वो असर नहीं पड़ा जो दुनिया के बाकी देशों में देखने को मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी जीत उसकी बैलेंस डिप्लोमेसी रही। भारत ने अमेरिका और ईरान जैसे धुर विरोधी देशों को साथ लेकर चला और अपने रिश्ते इस तरह बनाए कि आज समुद्र में भारतीय जहाजों को कोई नहीं रोक रहा। ना ईरान ना अमेरिका, दोनों ही पक्ष जानते हैं कि भारत के साथ ट्रेड और रिश्ते बनाए रखना उनके खुद के फायदे में है। जहां कई देश गुटबाजी में फंसकर नुकसान उठा रहे हैं, वहीं भारत ने अपनी स्मार्ट नीतियों से दुनिया के संघर्षों के बीच अपना सुरक्षित और सफल रास्ता निकाला है। अब जरा चलते चलते डोनाल्ड ट्रंप की भी बात कर लेते हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा फायदे में ट्रंप ही नजर आ रहे हैं। आरोप है कि ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पब्लिक बयानों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहे हैं। उनके एक एक बयान से कच्चे तेल की कीमतें अचानक ऊपर चली जाती हैं और दूसरे ही बयान से शेयर बाजार गिर जाता है। ये इंस्टेबिलिटी ट्रेडर्स के लिए डर पैदा करती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मौका बन जाती है जिन्हें पहले से पता होता है कि बाजार किस दिशा में जाएगा। कई रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही हैं कि जब पूरी दुनिया वॉर और महंगाई के डर से सहमी हुई है, तब ट्रंप से जुड़ी कंपनियां और उनके करीबी इन्वेस्टमेंट्स भारी मुनाफा बटोर रहे हैं। इसे डिपॉजिटर कैपिटलिज्म कहा जा रहा है, जहां संकट के समय बाजार की उथल पुथल का फायदा उठाकर संपत्ति बनाई जाती है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं या युद्ध की आशंका से डिफेंस सेक्टर के शेयर उछलते हैं, तो उनके करीबी निवेशकों को सीधा फायदा पहुंचता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी को लेकर ट्रंप का रुख काफी आयरॉनिकल नजर आता है। एक तरफ वो कहते हैं कि ग्लोबल ट्रेड के लिए रास्ता खुला रहना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी की मौजूदगी और ईरान पर सख्त सैंक्शंस ने वहां तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इस डबल स्टैंडर्ड के कारण अमेरिका खुद एक पैनिक की स्थिति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां की जनता और बाजार समझ नहीं पा रहे कि सरकार वॉर चाहती है या शांति। अगर पूरी तस्वीर देखें तो ईरान अपनी धार्मिक और राजनीतिक जिद के कारण खुद को फाइनेंशियल तबाही की ओर ले जा रहा है। पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही है, जो दूसरों की लड़ाई के बीच में आकर कुचला जा रहा है, क्योंकि उसकी अपनी कोई मजबूत आर्थिक नींव नहीं है। वहीं ट्रंप इस पूरे ग्लोबल डर और अनिश्चितता को अपनी सत्ता और व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस भारी उथल पुथल के बीच भारत की सफलता का राज उसकी बैलेंसिंग एक्ट की कला है। भारत ने न तो किसी गुट का दामन थामा और न ही किसी के दबाव में झुका। भारत ने सिर्फ अपने हितों जैसे खाद, तेल और व्यापार को देखा, और यही वजह है कि आज भारतीय इकोनॉमी इस तूफान के बीच भी एक सुरक्षित टापू की तरह खड़ी है। अब पूरे मामले पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, बंगाल इलेक्शन को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। इस विषय पर हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में मृत्युंजय शर्मा के साथ बातचीत हुई है, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। आप उस पॉडकास्ट को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।